नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। आज हम दोनों एक साथ आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जिसका बहुत लोग काफ़ी बार बोल चुके हैं और वेट भी करते रहते हैं। लेकिन हम इसलिए साथ में आए हैं क्योंकि आज कुछ टेक्निकल बातें आपको बताने वाले हैं जो सर ही आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जब भी आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं, आपके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि ये किस तरह से वीडियोस बनाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, पता नहीं कितने लोगों की टीम होगी इनकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वीडियो बनाते टाइम आपको वो चीज़ें नहीं डिस्क्राइब कर पाते। लेकिन इसीलिए हम अलग से बीच में ये वीडियोस देते रहते हैं। हमने पहले भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताया है, लेकिन क्योंकि टाइम टू टाइम इंस्ट्रूमेंट्स अपग्रेड होते हैं, तो मजबूरी होती है। क्या अपग्रेडेशन हमने की है एट प्रेजेंट, करंटली हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस बनाने में, ये हम वन बाय वन आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैमरे से। तो सबसे पहले अभी जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सोनी का FX30 सिनेमा लाइन कैमरा है। क्रॉप सेंसर कैमरा है बट अल्टीमेट कैमरा है। और इस कैमरे के पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी थोड़ी लंबी है तो बताऊंगा। ये लेना पड़ा। ये बेसिकली हमें यही लेना था। लगभग 6 महीने पहले तक हम यूज़ करते थे सोनी का ZV-E10। बहुत अच्छा कैमरा था बट ऑटो पे अच्छा था। अगर उसे आप मैनुअली यूज़ करोगे तो उसमें सेटिंग्स अंदर थी, तो आप उसे मैनुअली उतनी अच्छी तरह यूज़ नहीं कर सकते। और मैं धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा था, चीज़ों को सीख रहा था, तो मुझे लगा यार एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। उसके साथ हम लेंसेज अलग से लेंसेज उसके साथ मेरे पास 1.4 सोनी का G लेंस था। लाइटिंग भी अच्छी लेता था और दूसरा क्या था कि वो वाइड एंगल भी था, तो एक लेंस में ही मेरा पूरा काम चल रहा था। बट उसके बाद फिर लगा कि अपग्रेड करना चाहिए, तो मुझे FX30 लेना था। FX30 का मूड था, बट शॉप पे एक लड़का काम करता था, वो चला गया लूमिक्स में, पैनासोनिक में। उसने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया लूमिक्स X5 Mark II। अब भाई कैमरा तो अच्छा था, मैंने वो ले लिया, जिसकी कॉस्ट लगभग 2 लेंसों के साथ मुझे पड़ी थी 2,45,000 रुपये। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, वो कैमरे में प्रॉब्लम था, वो डीफोकस करता था। और मैंने मतलब उसकी काफ़ी वीडियोस में नोटिस हुई थी ये चीज़ें, हमें कमेंट्स मिले थे और मैं इनको पढ़ के बताती थी, इन्हें बहुत गुस्सा आता था। नहीं, वो बेसिकली मैंने भी उसकी सारी सेटिंग्स चेक कर ली थी। इवन जो पैनासोनिक वाले थे, उनके यहाँ पे एरिया में जो लड़के हैं, उन्होंने भी सब उसमें चेक किया, बट वो नहीं हो पाया। वो मतलब सपोज करो यूनिट में डिफेक्ट था, वो यूनिट में डिफेक्ट हो गया, जो भी लगा लो, तो वो कुल मिला के पर डे हमारी वीडियोस बर्बाद हो रही थी उस कैमरे की वजह से। तो तब हमने फिर इस कैमरे पे शिफ्ट किया और उसी बीच में मैंने एक Insta360 ले लिया। विदिन कितना टाइम ड्यूरेशन में किया था? लगभग 2-2.5 महीने हमने वो कैमरा रखा था। उसके बाद क्या हुआ, उसी बीच मैंने सोचा कि एक एक्शन कैमरा ले लेते हैं। तो एक्शन कैमरा मैं लेने गया था DJI Osmo Action 4, बट शॉपकीपर ने मेरा थोड़ा और माइंड डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे सारी गलती मेरी है कि मैं दूसरों के कहने में आ जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे Insta360 दे दिया। बट Insta360 का बहुत क्रेज मैंने लोगों में हाँ, देखा था। मतलब हमें भी ये था कि समथिंग कुछ अलग, पता नहीं क्या जादू कर देगा। एक उम्मीद वो था कि कुछ अच्छा हो जाए, आपको कुछ अच्छा दिखा पाए। मैं भी उसके फेवर में थी। बट उसके बाद जब उससे शूट किया तो बेसिकली वो 360 एंगल पे शूट तो कर देता है, बट उसके बाद आपको पोस्ट एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है कि आपको कौन से वाला शूट उसमें निकालना है। तो ना इतना टाइम था और एक्सट्रीम क्रिएटिविटी चाहिए। और उसके बाद भी उसमें होता क्या था कि वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसके साथ सारी एसेसरीज भी थी, तो लगभग 60,000 रुपये का वो कैमरा मैंने लिया था। तो मुझे लगा कि ये यूज़लेस है, अब वो भी वापस देना था जो कि किसी काम का नहीं था, और इधर वो कैमरा गड़बड़ कर रहा था। तो फिर मैंने Insta360 प्लस लूमिक्स दे के और 27,000 और दे के ये FX30 और इसके साथ 2 लेंसेज, एक 11mm लेंस है सोनी का और एक सिग्मा का 30mm लेंस है। जबकि पहले मेरे पास जो लेंस था ZV-E10 में, वो 15mm लेंस इन दोनों लेंसों का काम करता था। वो हमारी एक मिस्टेक थी कि हाँ, अब क्योंकि जिस शॉप से मैंने लिया था उसके पास वो 15mm था नहीं, तो मुझे मजबूरी में ये 2 लेंस लेने पड़े। और ये दोनों लेंस भी उस लेंस से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो वो सिंगल लेंस इन दोनों लेंसों से अच्छा था। तो अभी एक लेंस और लेना पड़ेगा 15mm या 16mm, तो वो भी एक आने वाली एक इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली क्या कॉस्ट होगी वैसे उसकी? वो लगभग 50 to 55,000 का लेंस है। ओह माय गॉड, लेंसेज बहुत महंगे आते हैं। तो अभी करंटली हम जो शूट कर रहे हैं वो 11mm सोनी का लेंस है। आप देख रहे हो कितना वाइड एंगल लेंस वो ले रहा है। और दूसरा हमारा ये सिग्मा 30mm है, जो लेंस अच्छा है, बट क्रॉप अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। आजकल की वीडियोस में हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं कि, और कमेंट्स में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कैमरा यूज करते हैं। नहीं, और बेस्ट चलो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। जब ह्यूमन नेचर नहीं ह्यूमन नेचर नहीं, कमेंट देखो कैसे आते हैं। जब वीडियोस ख़राब होते हैं
तो कमेंट आता है कौन शूट कर रहा है, ये इतना बुरा। शर्मा जी शायद आजकल अच्छे से शूट नहीं कर रहे हैं। और जब अच्छा आता है तो कौन से कैमरे से कर रहे हो, अच्छा हो रहा है तो कैमरे को जा रहा है क्रेडिट, खराब जा रहा है तो मुझे, कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं दूसरा, आवाज़, जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो जब ZV-E10 था तो हम सोनी के वायरलेस माइक यूज़ करते थे। इस माइक का जो रिसीवर है वो सोनी के कैमरे के साथ जब अटैच होता है तो 3.5 mm जैक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सोनी के कैमरे के साथ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट जब वो मैंने लूमिक्स पे लगाया तो जो रिसीवर था, रिसीवर की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करती थी, क्योंकि सोनी के कैमरे में सोनी से ही थोड़ी बहुत बैटरी ले लेता था जो इसका रिसीवर पार्ट है। तो ये मेरे बेकार हो गए, ये भी मैंने दे दिए। तब फिर मैंने ये लिए होली लैंड के माइक, अभी ये भी ICU में पड़े हैं, मुश्किल से 2-3 महीने चले थे ये। और इनमें से एक इसका जो माइक्रोफोन है वो ख़राब हो गया है, वो ऑन ही नहीं हो रहा था, तो अभी ये गए हुए हैं, अभी तो वारंटी में है, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो हो गई अब माइक्रोफोन की बात। तो होली लैंड का माइक भी आप लेने की सोच रहे हो तो कोई इतना अच्छा माइक नहीं है, फिर हमने दोबारा सोनी का लिया। तो फिर हमने जब ये सोनी पे वापस आए तो क्योंकि ये माइक इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है सोनी के साथ, तो फिर हमने वापस ये माइक लिए। लगभग 15,000 रुपये की फिर इन्वेस्टमेंट हुई। ये माइक लेकिन मुझे अच्छा लगता है, इसमें वॉइस क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी। हाँ, इवन माइक की अगर मैं बात करूँ तो DJI के माइक बेस्ट हैं। और बीच में अभी हमारा जब वो था, किसी ने ये 17,000 रुपये किए थे, भी बताया था कि ये तो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस, कभी सोचना ही मत। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो मीर फैक नाम है, कभी भी मत लेना। बहुत ही घटिया माइक हैं, 2 महीने भी नहीं चले, अभी भी यूजलेस है। और अब आते हैं ड्रोन। तो ड्रोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये आई थिंक हमारा थर्ड ड्रोन है, जो ये हमारा थर्ड ड्रोन है। और ये ड्रोन है DJI Mavic Mini 3 Pro, बहुत अच्छा ड्रोन है, मतलब अल्टीमेट। इसका क्योंकि इसकी में हाइट का भी इशू नहीं है, क्योंकि Mavic Mini 2 तक अगर आप जाते हो तो हाइट का इशू होता है, तो कहीं ना कहीं लाइट वेट है, 249 ग्राम के अंडर है, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप उड़ा रहे हो तो फिर आपको कोई रोक सकता है। अब इसमें यह है कि हम खुद ध्यान रखते हैं कि ऐसी जगहों पे, कहीं एयरपोर्ट या कहीं आर्मी एरिया के आसपास हम कभी फ्लाई नहीं करते। उसमें नोटिफिकेशन भी आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है जब जैसे फ्लाई करते हैं, अगर किसी गलत जगह आप उड़ा रहे हो तो वो पता लग जाता है, तो हम उन चीज़ों का खुद ध्यान रखते हैं। और अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली ZV-E10 जब हमने चेंज किया तो उस चेंज करने के पीछे एक कारण था, वो ये था कि जो ZV-E10 था उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन नहीं था, तो उसके लिए उसे हमने गिम्बल पे लगा के रखना पड़ता था। गिम्बल हम यूज़ करते हैं, ये बहुत हैवी होती है, DJI RSC2 गिम्बल बहुत अच्छी है। DJI की गिम्बल सारी अच्छी होती है। कितना वेट है इसका? ये कैमरा वगैरह सब लगा के हो जाता है, लगभग हाथ दर्द हो जाता है इसको पकड़े 3-4 किलो तो हो ही जाता है, बट अब कंटिन्यू जब पकड़ के रखते हो तो 4 किलो भी 40 किलो हो जाता है। और अगर ट्रैकिंग करना हो चल के तो बहुत मुश्किल। ये भी एक कारण था ZV-E10 से इन बड़े कैमरों पे शिफ्ट करने का, क्योंकि इनमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन होता है। तो वो स्टेबलाइजेशन नो डाउट लूमिक्स में भी बहुत अच्छा था और EFX30 में भी बहुत अच्छा है। तो अब क्या फ़ायदा हो रहा है कि मैक्सिमम हमारे जो शूट्स हैं वो अगर हमें एक पर्टिकुलर जगह पे करना है, सपोज़ करो कोई प्रॉपर्टी शूट करनी है, कोई होटल शूट करना है, तब तो आप गिम्बल लगा लो, क्योंकि आपका शूट 2 घंटे में या 3 घंटे में एक ही जगह पे हमें घूमना है, तो गिम्बल प्रैक्टिकल है। बट जब आपको ट्रैवल करना है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर और बीच बीच में रुक के करना है, तो गिम्बल बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो उस लिए फिर मैं इन कैमरों पर गया, तो इनमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है, तो फ़ायदा है, वो हो जाता है। फ़ायदा है क्योंकि गिम्बल हर जगह पे अलाउड भी नहीं होता। हाँ, मैक्सिमम आप गिम्बल क्या इवन स्टिक भी लेके जाएंगे, आपको रोक देंगे वो लोग। टेम्पल्स में, फोर्ट्स में, वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप बस ये गिम्बल नहीं लेके जाओ, कैमरा लेके जा सकते। तो जब हम ट्रैवल करते हैं और एक ट्रैवल वीडियो बन रहा होता है तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। कई बार अगर हम हिल्स पे चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ड्रोन शॉट गाड़ी का बड़ा अच्छा आएगा या रास्ते का, तो उसमें हम ड्रोन से लेते हैं। और अदरवाइज़ हम फिर कोशिश करते हैं हम फ़ोन से ले लें, तो हम फ़ोन भी यूज़ करते हैं। अब हमें काफ़ी सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि आप आईफोन का लोग काफ़ी रिकमेंड करते हैं कि आप आईफोन यूज़ करो, आईफोन से आप बहुत अच्छे शूट कर सकते हो, और अच्छे अच्छे फ़ोन आ रहे हैं उनसे आप बहुत अच्छे शूट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, iPhone 14 तक भी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का काफ़ी कीड़ा है मुझे, और इस वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस भी होते हैं। हम जब YouTube पे नहीं थे तब भी मेरे पास फ़ोन हमेशा अच्छे होते थे। कोई भी फ़ोन 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा, अब आप ये लगा लीजिए iPhone 14 में, 4 महीने से ज़्यादा इनके पास नहीं, iPhone 14 में यूज़ करके छोड़ रख चुका हूँ। ऐसा नहीं कि खुद का मेरा भी चेंज करते हैं। तो
मतलब और जो मैं फ़र्क बताऊं आपको, एक जैसे ओप्पो वीवो के फ़ोन होते हैं ना, मतलब सिर्फ दिखेगा आपको अच्छा, बट जब असलियत में आप उस शक्ल को शीशे में देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना नकली फ़ोटो है ये। तो सेम फ़ोन्स का हाल है। ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं ठीक है, बट मेरा मानना है कि क्वालिटी में जो डेप्थ होती है ना, अब जो इन कैमरों से जो शूट होती है, उस वीडियो को आप कितना भी स्ट्रेच करो, कुछ भी करो, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जबकि फ़ोन से अगर आप वीडियो शूट करते हो, उसमें आप हल्का सा भी एडिट करोगे, ग्रेन्स आएंगे तो यूज़लेस है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी की। और देखो चैनल हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बहुत आगे लेके जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी बस अल्टीमेट हो और आपको चीज़ें कमेंट्स मिलते रहे। हाँ, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो बूस्ट मिलता है, और बुरे भी मिलने चाहिए, कमियाँ पता चलनी चाहिए, तभी तो हम उन्हें दूर करेंगे। सो बेसिकली अभी हम जो फोन्स यूज़ कर रहे हैं, एक आपने पीछे जो S23 लिया, कौन सा लिया था? S22 अल्ट्रा था मेरे पास। हाँ। बट भारी बहुत था, तो वो अच्छा, कुछ चीज़ों में अच्छा था, कुछ चीज़ों में अच्छा था। हमेशा कुछ चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप एंटायर वीडियो सोचे कि हम शूट कर ले, हमारा एक वीडियो आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, हमने जो पूरा वीडियो शूट किया था फोन से, आईफोन से किया था, आईफोन 12 से किया था, तुंगनाथ जी। इवन आप जो अभी धौलागिरी का वीडियो है, धौलागिरी का वीडियो हमने गूगल पिक्सल 7a से शूट किया था। हाँ। वो भी पूरा फोन से है। तो बट उसमें इशू क्या आ रहा था, वो आप देखो, जब टीवी पे देखोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर आप टीवी पे देख रहे हो, फ़ोन पे देख रहे हो, आप किस नेटवर्क में देख रहे हो। हाँ। अगर आप खुद ही 720 पे देख रहे हो, फुल HD में देख ही नहीं पा रहे हो, इतना नेटवर्क मिल ही नहीं पा रहा है, तो मैं कितना भी अच्छा कैमरा यूज़ कर लूँ, आपको बुरा ही दिखना है। तो अभी भी जो ये वीडियो बन रही है वो 4K में शूट हो रही है, बट 4K में शूट करते हाँ, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको नेटवर्क कैसा मिलता है, आपका डिवाइस सपोर्ट करता है नहीं करता, बट हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट दें। तो क्योंकि हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, आपको कैमराज और ड्रोन्स दिखाए हैं, हम फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजीज़ को चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि इतनी जल्दी चीज़ें चेंज होती है। चाहे आप फ़ोन ले लीजिए, अभी हम जो करंटली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जब ज़्यादा हम फ़ोन्स को यूज़ करते हैं ना कहीं भी किसी को भी, तो उसकी बैटरी का इशू आने लगता है, सॉफ्टवेयर का इशू आने लगता है, और कंपनियां खुद अपने अपग्रेड देके फ़ोनों को बर्बाद कर देती हैं। और हमें चाहिए परफेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो हमारे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हर वक्त उसे हम चार्जिंग में लगाए रखें। तो अभी जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये S23 मैडम का है और ये मेरा है, छोटा सा फ़ोन है, छोटा सा। तो अभी सपोर्टिंग फ़ोन हमारे ये हैं। अभी हमारा एक वीडियो आने वाला, बहुत प्यारा वीडियो है और मतलब बहुत एडवेंचरस वीडियो है। हाँ। वो वीडियो भी पूरा फोन से ही शूट किया है। नहीं, 75% फोन से यूज़ किया है, क्योंकि जब हमने जो ट्रैक वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे कौन सा वीडियो का नाम बता, नचिकेता ताल। उसमें जब ट्रैक स्टार्ट होता है, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो पूरा फ़ोन पूरा शूट इन दोनों फ़ोनों से ही हुआ है वो। तो उसमें भी आप देख सकते हो, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था, उसमें तो बीच में माइक्स भी बंद हो गए थे, तो माइक्स भी ओरिजिनल आवाज़ है, तो काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है। तो हम देखो मेहनत पूरी करते हैं। और अब कुछ कमेंट्स आते हैं कारों से कमेंट्स आते हैं, बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि हमने जो कार्स के बारे में आपको पता ही है, काफ़ी लोग जो हमारे OTA फैमिली के हैं जिन्हें पता है कि हम कौन सी कार्स अभी यूज़ कर रहे हैं। हम पहले हमेशा कार्स जितनी भी रही है हमारे पास, हम हर साल, मतलब मुझे लगता है कि साल भी 2 साल मैक्सिमम मैं गाड़ियाँ रखता था। ये तो मतलब बेसिकली ये बात ऐसी नहीं है कि ये हम यूट्यूब पे आने के बाद अचानक, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। जैसे फ़ोन चेंज मैंने बताया ना आपको, ये कार्स भी इनका शौक है कि कार्स क्या, 2 व्हीलर, मतलब शायद अब तक मैं 30-35 नए 2 व्हीलर खरीद चुका हूँ। और कार्स की बात करूँ तो लगभग 12-13 नई गाड़ियाँ खरीद चुका हूँ यूट्यूब पे आने से पहले। बट पहले काम चल जाता था क्योंकि गाड़ी का इतना कोई यूज़ नहीं था हमारा, क्योंकि कहीं जाना होता था तब यूज़ करते थे। बट अब कार एक हमारा, इट्स अ पार्ट ऑफ यूट्यूब नहीं, बेसिकली इट्स अ टूल। हाँ वही, तो ये कार आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है वो पार्ट। तो पुरानी गाड़ी हम ले नहीं सकते, क्योंकि ले जाने से पहले मैकेनिक को चेक कराओ, कुछ भी हो, गाड़ियों का एक्सपीरियंस विश्वास बहुत खराब रहा है, हमने पहले यूज़ की हैं, तो इसलिए हम नहीं लेते हैं। बट कई बार नहीं में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इनफैक्ट जो हमने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, सोनेट हम क्योंकि निकाल चुके हैं, जब हमने जिमनी ली थी हमने एक्सचेंज में दे दी थी। हमने पहले यही सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए हम किया सोनेट पे गए। फिर हमें लगा क्योंकि किया सोनेट की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी, सस्पेंशन सॉफ्ट थी बहुत, तो वो कहीं ना कहीं हमें उतना यूज़फुल नहीं रही। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी थी वो, और उसको चलाने में बहुत मज़ा आता था, स्पेशली इनको बहुत मज़ा आता था। तो हमने वो जितना टाइम नहीं, बट जिमनी में ज़्यादा मज़ा आता है अब। उसके बाद हमने अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, बोलेरो। काफ़ी टाइम से आप बोलेरो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अभी किसी हमारे एक रिलेटिव के पास है, उनके घर में शादी है, बहुत जल्दी वापस आने वाली है, तब आप उसको भी देखेंगे।
फिलहाल हम जिमनी यूज़ कर रहे हैं। जिमनी का एक्सपीरियंस इनका आप इनसे सुन सकते हैं, बहुत खुश हैं ये जिमनी को लेके। देखो एक कमेंट आया था कि अभी जिमनी के साथ मेरा हनीमून पीरियड चल रहा है इसलिए अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ मैंने आपको जैसा कि बताया कि बहुत सारी नई गाड़ियाँ यूज़ की हैं, तो इतना तो पता चल जाता है कि गाड़ी कैसी है। तो उस गाड़ी में बेसिकली जब ये गाड़ी मैंने ली थी तो बहुत डरते डरते ली थी। माइलेज को लेके मैं बिल्कुल भी डराया गया था कि माइलेज 10-11 से ऊपर देगी नहीं ये, और माइलेज था, पतली थी, स्पेस कम था, बट बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्ट में कोई कमी नहीं है। यूजफुल है ये। बोलेरो का क्या है कि बोलेरो को जब हम चलाते हैं ना, लंबा हिल्स पे चलते हैं तो बार बार टर्न आते हैं तो बोलेरो थका देती है बहुत ज़्यादा। गाड़ी बहुत अच्छी है, अदरवाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब बैठने वाले को नहीं थकाएगी, बैठने वाले को मज़ा आता है, बट जो चला रहा है उसको बढ़िया उसके डोले शोले बन जाते हैं। और जहाँ तक जिमनी की बात है, जिमनी हल्की भी है, लाइट है, परफॉर्मेंस आप ये लगा लीजिए हम हिल्स पे घूमते हैं, 15+ का माइलेज दे रही है। लेकिन ये फायदा उसमें बैठने वाला भी ना थकता नहीं है। हाँ। 2 लोगों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। जैसा थार में है, थार में मतलब ये लगा लो अगर कोई पीछे बैठा आया हुआ है तो उसके लिए तो लिटरली ये लगा लो कि अभिशाप बन जाती है वो एक लेवल के बाद। थार आगे वालों के लिए भी ऐसे ही है। थार में तो बैठते ही मुझे मतलब हेडेक होना शुरू हो जाता है। वो तो खैर अपनी अपनी पसंद है। अब उसमें मतलब हमें पसंद नहीं है कुल मिला के। आप कहेंगे कि मेरे पास जिम नहीं है मैं इसलिए बढ़ाई कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं थार भी ले सकता था, बट हमने लोन पे ली हुई है सारी गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है, कैश तो ले ही नहीं सकते तो इसीलिए। और उसमें ऐसा नहीं है, देखो लॉसेस भी होते हैं, बट 3.5 लाख का लॉस हुआ था। लॉसेस वो करना हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे लिए यूज ही नहीं हो रहा है उसका, तो फिर फायदा क्या है। किया सोनेट की 4 बार फेंडर लाइनिंग टूट चुकी थी, पत्थर लग के टूट जाती थी, इतनी हल्की फेंडर लाइनिंग थी उनकी। और आवाज़ें तो जैसे ही पत्थरों में जाती थी घट भट उसमें आवाज़ें इस तरह की आती रहती थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि के 2 महीने तो हमने उसको खड़ी करके उसकी EMI दी हमने दी थी, तो फिर हमें लगा कि नहीं ये यूज़ ही नहीं हो पा रही है, तो बेटर है कि हम इसको निकाल दें। तो और दूसरा जो सबसे मेन है, अगर पूरी वीडियो बन जाती है तो वीडियो में जितनी मेहनत लगती है उतनी ही मेहनत लगती है एडिटिंग में। अगर एडिटिंग पार्ट अच्छा ना हो तो सब बर्बाद है। तो कोशिश करते हैं हम कि वो भी अच्छा हो, अच्छी एडिटिंग हो। हमारे एडिटर भाई साहब भी बहुत मेहनत करते तो हैं। उसके लिए जो मैं सिस्टम लिया हुआ है HP का वेक्टस है, ये 12 जनरेशन है, Core i7 और 32 GB रैम है इसमें। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, 4K में बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर देता है। कभी भी कोई ऐसे अभी कोई इशू आया नहीं है, ठीक है। लगभग 5-6 महीने हो चुके इसे भी, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आई थिंक अगर हम सबका टोटल करें तो लगभग, क्योंकि देखो फ़ोन तो हमारे पर्सनल यूज़ में भी आते हैं तो फ़ोन को मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। न्यू सिस्टम और ये सब कैमरा वगैरह जो सिर्फ पर्टिकुलर हमारे शूट के लिए यूज़ होते हैं तो लगभग 6.5 लाख रुपए। गाड़ी भी इंक्लूड नहीं है, गाड़ी भी हम पर्सनल यूज़ भी करते हैं, तो उसे भी चलो हटा दो। और अब आते हैं हमारे एक और टूल जो हमने अभी एक चीज़ एड ऑन की है, कैंपिंग। क्योंकि हम कभी कैंपिंग करते नहीं थे, तो लगा कि चलो कुछ नया करते हैं आप लोगों को, ताकि कुछ और एंटरटेन कर पाएँ। काफ़ी पसंद आया, बट उतना नहीं आया जितना आना चाहिए, जितनी हमें उम्मीद थी। ये कैंप हमारा डिकैथलॉन का कैंप है। लगभग इस पे ये 12,000 का था, डिस्काउंट के बाद हमें मिला था शायद 9,000 का, ब्लैक एंड फ्रेश। ये 3 पर्सन वाला कैंप है। और इसमें मैं जब कैंप लेने गया था तो मैंने एक चीज़ बस ध्यान रखी थी कि मुझे एक एरिया अलग भी चाहिए, थोड़ा किचनेट एरिया, ताकि हमें एक अलग एरिया में मिल सके, सोने वाले से अलग, कुकिंग के लिए या बैठने के लिए, आप जो भी लगा लो। कैंप बहुत अच्छा है ये, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो जुगाड़ किया था, हमने हिटलॉन शीट्स वगैरह ली थी नीचे बिछाने के लिए। तो जब भी आप कैंपिंग के बारे में सोचो तो जो इन्फ्लेटेबल मैट्रेसेस होते हैं, कुशन्स होते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी हम लोगों को वो लेना पड़ेगा अगर आगे कंटिन्यू करना है कैंपिंग, क्योंकि हर जगह अनइवन सरफेस होता है। तो जो बाकी आप कुछ भी बिछा लो, गद्दा वगैरह आप कोई भी जुगाड़ कर लो, वो आपको अच्छा खासा कमर दर्द देने वाला है। सब मौसम भी अच्छा था, सब अच्छा था, बट वो जो हमारा नीचे का सरफेस था उसने सब बर्बाद कर दिया। तो वो भी एक लेना पड़ेगा। कैंप बहुत अच्छा है ये। लाइट्स जो हम यूज कर रहे हैं, बारिश भी बनाई थी तो हम लोग यूज करते हैं। एक उसमें हेवेल्स की है। हमारा लोगों को वो गैस स्टोव बहुत अच्छा लगा। इवन वो तो 500 रुपए का था आई थिंक। मेरी फ्रेंड है, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने मांगा भी है, उसका लिंक मांगा है। ये कौन सा हमारा जो टेंट है, वो किसी ने पूछा भी था कौन सा टेंट है ये ब्लैक एंड फ्रेश है डिकैथलॉन का। लेकिन ये विंटर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। इसमें आई थिंक -3 मेरे हिसाब से देखो कोई भी टेंट हो, कैंपिंग आप विंटर्स में करो तो अच्छा है, गर्मी में तो और बैठ जाओ वो ज़्यादा बेटर है। तो बेटर है कि आप विंटर्स में जाएं। और अगर आप स्नो कैंपिंग जैसा कि हम भी सोच रहे हैं, तो ये -3 डिग्री तक आई थिंक नहीं, ये -9 डिग्री तक, वो सॉरी हाँ नहीं माइनस नहीं, ये 5 डिग्री तक है। अच्छा हाँ,
तो हमारा टेंट अभी 5 डिग्री तक हमें सेफ रखेगा, लेकिन अगर हम कहीं माइनस टेम्परेचर में चले गए तो इसमें ठंड लगने वाली है। इवन लास्ट कैंपिंग में जो आउटसाइड का जो टेम्परेचर था तो लगभग वो 5 के आसपास ही आ गया था, रात को 4-5 आ गया था। तो इसमें अच्छा लग रहा था, बट हमें मतलब ये लगा लो एक बड़ा हल्का सा कंबल ओढ़ा था हमने, ठंड नहीं लगी थी बिल्कुल भी। तो देखिए ओवरऑल अगर हम मैन पावर की बात करें तो हम ज़्यादातर वीडियोस में हम 2 ही होते हैं, कई बार बच्चे साथ में होते हैं तो वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं। पीछे से टिया मुझे घूर रही है क्योंकि वो कह रही है कि हमें बहुत टाइम से आप लेके नहीं गए हो, लेकिन अब क्योंकि बड़ी क्लासेस में पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा होता है तो हमें वो भी ध्यान रखना है, इसीलिए हम इनको अभी लेकर नहीं जा रहे हैं। साथ ही जैसे कि अभी हम एक ट्रिप पर गए थे, उसमें क्योंकि जब ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं, ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं और कुछ अगर रील्स अलग से बनानी है तो हमने उसमें 2 कैमरास यूज़ किए अलग अलग। उसमें हम 3 लोग गए थे तो टीम ज़्यादा चाहिए ही होती है, और आगे भी इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि हमें टीम अपनी बढ़ानी चाहिए, बट वो डिपेंड करता है आप कितना सपोर्ट करते हैं। कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं, तो इस तरह से सपोर्ट आपका हमेशा चाहिए हमें। कॉस्ट की अगर हम बात करें एक वीडियो की, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने आपको पहले बताया है कि हमें कभी कभी होटल्स की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, हमारा रहना खाना फ्री हो जाता है, लेकिन कई बार हमें खुद से पे करके रहना पड़ता है और फ्यूल हमेशा अपना ही होता है। हमारा जगह जो हम चूज़ करते हैं, कई बार हम डेली एक ही दिन में अप डाउन कर लेते हैं, तो वो हमारी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आप उसको पैसों में कन्वर्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं, बट फ्यूल तो अगर कॉस्ट की बात करें तो 2 से 3 हज़ार रुपये हमारे लगते ही हैं मिनिमम। तो उससे कम तो आप सोचो ही मत। उसमें हमारा कुछ अपना मेहनत का हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। अगर वो भी लगाए और सारा गाड़ी की EMI, एडिटर और वो सारे एक्सपेंसेस अगर हम लगाएं तो मिनिमम एक वीडियो की कॉस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये आती है। आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट मिलता रहे तो हमें एक बूस्ट मिलता रहेगा। हम वीडियोस इसी तरह से बनाते रहेंगे, आपको कंटेंट देते रहेंगे अच्छा। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस तरह की वीडियोस हम आपको बीच बीच में देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। जो लोग अपना खुद कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सिर्फ अगर आप ये सोचें कि हम एक फ़ोन लेकर स्टार्ट कर दें यूट्यूब चैनल, देखो आपका कंटेंट तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब है कि अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। ये सब अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। सबसे पहले फोन से स्टार्ट करें। अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है और आप कंटिन्यू कुछ दे पा रहे हैं, हाँ, तभी आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट करें। क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है कि ऐसे बहुत लोग हमें मिले हैं जो सोचते हैं, मैं जानता हूँ, 15 लाख की गाड़ी ले ली, गाड़ी पे यूट्यूब चैनल का नाम भी लिखवा दिया और उसके बाद बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए, हाँ, और उसके बाद कुछ दिन किया और बंद कर दिया। तो ऐसा वेस्टेज ऑफ मनी है ये, ऐसा नहीं करें। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। तो उसके लिए आई थिंक कि पहले समझें कि आप जिस कंटेंट पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब उसको कितना आगे कर रहा है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। अगर वो पसंद करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, बट ये तो ऑडियंस बताएगी कि कौन अच्छा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, एक मिनिमम टाइम पीरियड लगता ही है, सबको लगता है। स्टार्टिंग में एकदम से किसी को भी बूस्ट नहीं मिलता है, तो स्टार्टिंग में एकदम से इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। सबके अंदर हर तरह की क्वालिटीज नहीं होती। जैसे मैं टेक्निकली बहुत अच्छा हूँ, चीज़ों को बड़ी जल्दी से समझता हूँ, ये बहुत अच्छी, ये वीडियोस में क्यों नहीं आते हैं वो बताएंगे। नहीं, क्योंकि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। मैं बड़ा क्लियर बोलता हूँ। गीता में भी लिखा है कि जो बासा अन्न होता है ना, बासा अन्न मन को दूषित करता है, ऐसे ही जो धन का संचय है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो हम कभी भी धन संचय करते नहीं है, हमारे पास कोई हमारी सेविंग्स है, हाँ, बट भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ, और भगवान बहुत अच्छी लाइफ हमें दे रहे हैं, और कभी कोई इसी तरह से देते रहे। हाँ, नहीं देंगे, वो देंगे, मस्त देंगे, आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, देंगे। चलिए, मुझे लगता है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आपको दिया है। कमेंट करके बताइए और इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।